नमस्कार। भूगोल विषय की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपके भूगोल विषय में भारत के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, उनकी चर्चा करते हैं और भारत के भूगोल के सिलेबस में जो आपका टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, उसकी बातें हमने पिछली कुछ क्लासों में की थी। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान, इन 2 भौतिक प्रदेशों की हम बात कर चुके थे। भारत को हमने अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर जिन भौतिक विभागों में विभक्त किया था, उनको एक बार हम पुनः देख लेते हैं और वहां से अपनी बात फिर से हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने सामान्यतः भारत को भौतिक विभागों की दृष्टि से देखा जाए तो 5 भागों में विभक्त किया था, जिनमें सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं ऑलरेडी। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद में दूसरी नंबर पर हमने बात की उत्तर के विशाल मैदान की। तीसरा भौतिक प्रदेश जो हम देखें वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब तक हमने इस भौतिक प्रदेश की बात की थी, किसकी? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा ये उत्तर का विशाल मैदान। आज हमें इस तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करनी है और ये है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बाद में तटीय मैदान और द्वीप समूह की बात हमें और करनी है, लेकिन आज के लिए अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? भारत के भौतिक विभागों में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए, ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहां पर स्थित है, किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन सी इसकी भौतिक मुख्य विशेषताएं हैं जिन पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार उत्तर के विशाल मैदान के ठीक दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ये एक प्रायद्वीप की आकृति में है, जिसके 3 तरफ आपको पानी देखने को मिलता है। यहां पर इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो यह है लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। कई बार ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत के लगभग कुल क्षेत्रफल का 1/2 है। 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ देखने को हमें मिलता है। दूसरी बात, इसकी विशेषताओं में इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो देखिए, सामान्यतः इसकी ऊंचाई जो है वो 600 से लेकर 900 मीटर तक हमें हाइट मिलती है। इसके ऊपर कुछ आपको पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगी, जिनमें अधिक ऊंचाई वाली कुछ चोटियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये सामान्यतः इसका जो विस्तार है उस पर आपको प्रश्न किए जा सकते हैं। इसके विस्तार को यदि हम देखें तो देखिए, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, वहां तक ये फैला हुआ है। पश्चिमी भागों में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पश्चिमी घाट, और पूर्वी भागों में यहाँ पर है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। यहाँ तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। यदि हम समय की दृष्टि से देखें, आयु की दृष्टि से देखें, तो ये भारत का सबसे पुराना भौतिक विभाग है। कई बार इस तरीके का प्रश्न होता है कि भारत का कौन सा भौतिक विभाग किसका खंड है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे उससे इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई, कब हुई है, ये कुछ बातें आपको यहाँ पर और इसके साथ में देखते हुए चलनी है। तो देखिए, कुछ तो बेसिक सी बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है कि कहाँ तक फैला है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी इसकी औसत ऊंचाई है। तो आज का अपना हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए टॉपिक, भारत के भौतिक विभागों में तीसरा भौतिक विभाग लिखना है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। टॉपिक लिख लीजिए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सबसे पहला बिंदु लिखिए, ये है उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में, उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में, उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। दूसरा बिंदु हमें इसके क्षेत्रफल पर लिखना है। तो क्षेत्रफल कितना है? 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। लिखिए दूसरा बिंदु, इसका कुल क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है।
इसका कुल क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। अर्थात ये है भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ये है भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। अगला प्रश्न आपको इसकी औसत ऊंचाई के संबंध में पूछा जा सकता है। तो देखिए, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? लगभग 600 से 900 मीटर तक आपको इसकी एवरेज हाइट देखने को मिलती है। लिखिए अगला बिंदु, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तो देखिए, ये तो ही प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में इसकी अवस्थितिकी की बात है, इसकी विस्तार की बात और औसत ऊंचाई की बात। नेक्स्ट अगली बात हम देखेंगे कि इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बना कैसे है। तो देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान, इन दो के बारे में हमने बात की थी। ये तो बने हैं किसके स्थान पर? टेथिस सागर के स्थान पर। और यहां पर यह जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में पूरी पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक ही जगह, एक ही खंड के रूप में जुड़े हुए थे। उस खंड का नाम था क्या? पेंजिया। तो प्रारंभ में विश्व के सभी स्थल खंड या सभी महाद्वीप एक ही जगह पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी था उसको पेंथालासा नाम दिया गया है। तो एक बड़ा महासागर था पेंथालासा और एक ही बड़ा स्थलखंड था जिसका नाम है पेंजिया। आगे चलकर इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए हैं, जिनमें उत्तरी टुकड़े को नाम दिया हमने लॉरेशिया, या आप कह सकते हैं अंगारालैंड, और दक्षिणी खंड को नाम दिया गया था गोंडवाना लैंड। अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंथालासा का कुछ पानी यहां इन दोनों के बीच में आया, जिसको कहा गया कौन सा सागर? टेथिस सागर। इस टेथिस सागर के स्थान पर आगे चलकर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत का और उत्तर का विशाल मैदान बने हैं। लेकिन ये जो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं और अंगारालैंड के हिस्से देखें तो अंगारालैंड के हिस्सों में उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया यह भाग आता है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत आता है। ये जो यहाँ पर भारत का खंड था, ये ही वास्तव में प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो हम जो आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं वो इस गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था और यहां से ये अफ्रीका के नजदीक से आगे चलता हुआ एशिया के दक्षिण में जाकर जुड़ गया। तो देखिए, ये इसकी उत्पत्ति का इतिहास रहा है। यहां से अफ्रीका के पास से ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का टुकड़ा है वो लगभग उत्तर की ओर चलता हुआ एशिया के दक्षिण में जाकर जुड़ गया। तो ये कुछ बातें आपको पूछी जा सकती हैं इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति के संबंध में। उत्पत्ति के संबंध में बात की जाए तो ये किसका हिस्सा है? प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि पहले अफ्रीका के निकट दक्षिणी भागों में वहां पर अवस्थित था और वहां से उत्तर पूर्व की ओर चलता हुआ एशिया के दक्षिण में आकर जुड़ गया। इस खंड के उत्तर की ओर गति करने से एशिया और इस खंड के बीच में जो टेथिस सागर था उसका मलबा ऊपर उठने से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बना और उसके दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान बना था। उसके दक्षिण में जो मूल खंड है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो अगली बात हमें यहाँ पर इसकी उत्पत्ति की लिखनी है। लिखिए प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति। बिंदु लिखिए प्रायद्वीपीय पठार की
उत्पत्ति। लिखिए, ये है प्राचीन भूखंड, प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अर्थात ये है भारत का, ये है भारत का सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। ये है भारत का सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। आगे क्या हुआ देखिए, गोंडवाना लैंड से अलग होकर ये आगे यूरेशिया के दक्षिण में जाकर टकराया है और वर्तमान जहां पर स्वरूप आपको देखने को मिलता है वहां पर अवस्थित है। लिखिए अगला बिंदु, आगे चलकर ये है खंड गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। आगे चलकर यह है खंड गोंडवाना लैंड से अलग हो गया तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए यूरेशिया के दक्षिण में, यूरेशिया के दक्षिण में जाकर जुड़ गया। यूरेशिया के दक्षिण में जाकर जुड़ गया। तो ये स्थिति आपको इसके उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर विस्थापन की मिलती है। यूरेशिया के दक्षिण में यहां पर जाकर ये जुड़ गया और टेथिस के दक्षिणी किनारे पर जुड़ने से आगे टेथिस वाले भाग में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान बने थे। तो ये बात हुई इससे प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति के संबंध में। सबसे पुराना भौतिक विभाग है, सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। ये कुछ बेसिक से प्रश्न है जो आपको यहां से ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम देखें तो इसको हम कौन कौन से उपभागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से इसके अलग अलग पठारी उपभाग बन सकते हैं, उनकी बात कई बार पूछी जाती है और कई बार इस पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां उनका भी आपको प्रश्न किया जाता। तो देखिए, इस प्रायद्वीपीय पठार को हम कौन कौन से उपभागों में बांट सकते हैं। केवल भारत के नक्शे पर आप इस प्रायद्वीपीय पठार को देखें तो हम इसके कुछ उपभाग कर सकते हैं। जैसे ये जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं मालवा का पठार। मालवा से आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो भाग है ये बुंदेलखंड का पठार है। इसके आगे ये सारा हिस्सा ये बघेलखंड का पठार है। दक्षिण में यहाँ पर ये जो एक विशाल टुकड़ा है इसका नाम है दक्कन। दक्कन के नीचे कर्नाटक में यहाँ पर इसको मैसूर का पठार हम कहते हैं। आंध्र प्रदेश का ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य का ये भाग तेलंगाना के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। इधर झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल, इन एरिया में देखें तो यहाँ पर इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। और उत्तरी पूर्वी भारत में यहाँ पर मेघालय राज्य में हम इसको मेघालय का पठार भी कहते हैं। तो हम इसको कुछ उपभागों में बांट सकते हैं जिनमें मुख्य नाम आपके सामने आए हैं। कौन से? मालवा का पठार, मालवा से आगे चले पूर्व की ओर तो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पूर्व में बघेलखंड का पठार, महाराष्ट्र गुजरात राज्यों में देखते हुए चलें तो वहां पर दक्कन का पठार, कर्नाटक वाले हिस्से में हम इसको मैसूर का पठार कहते हैं, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में रायलसीमा पठार के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना राज्य में हम इसको तेलंगाना का पठार के नाम से जानते हैं,
ओडिशा और छत्तीसगढ़ के हिस्से में दंडकारण्य के नाम से जानेंगे। झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। और उत्तर पूर्व में मेघालय राज्य में हम इसको मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ मुख्य इसके उपभाग बनते हैं। मालवा की स्थिति देखी जाए तो मालवा देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का भी दक्षिणी पूर्वी भाग यहाँ पर आता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग यहाँ पर फैले हुए हैं। दक्कन के पठार की हम बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, उसके आगे दक्षिण में थोड़ा कर्नाटका तक, मध्य प्रदेश तक, यहाँ तक फैला हुआ है। मैसूर का पठार कर्नाटका में फैला हुआ है। रायलसीमा आपको आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, छोटा नागपुर झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और मेघालय का पठार फैला हुआ है किसमें? मेघालय में। यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ और भी जानकारियां आपको पूछी जा सकती है जो हम एक एक के बारे में लिखेंगे, तब यहाँ पर उनको नोट करते हुए चलेंगे। तो अगला बिंदु आप लिखिए प्रायद्वीपीय पठार के उपभाग। प्रायद्वीपीय पठार के उपभाग। सबसे पहला उपभाग लिखिए मालवा का पठार। मालवा का पठार। और मालवा के पठार के सामने लिखिए मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। और राजस्थान का हम देखें तो यहां पर राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी पूर्वी। मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग एवं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। एवं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। नेक्स्ट अगले जो दो नाम हैं जिनमें है बुंदेलखंड और बघेलखंड, दोनों की हम स्थिति देखें तो ये मालवा के पूर्व में है और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। उन हिस्सों को हम जानते हैं किस नाम से? बुंदेलखंड व बघेलखंड नाम से। नेक्स्ट लिखिए बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। और इसके सामने लिखिए मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। बुंदेलखंड के बाद में नेक्स्ट लिखिए बघेलखंड। बघेलखंड। और बघेलखंड में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। इनके दक्षिण में चलेंगे तो यहां पर जो सबसे बड़ा इसका भाग है वो है दक्कन के नाम से जाना जाता है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मूलतः यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इन कई राज्यों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा उपखंड है। यहां पर इस दक्कन के पठार पर हम देखें तो क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ था। कौन से काल में? क्रीटेशियस काल में इस दक्कन वाले भाग में ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ, अर्थात जगह जगह पर दरारें पड़ गई और उनके माध्यम से लावा बाहर निकला। ज्वालामुखी का लावा निकलकर यहां पर जम गया, इसलिए हम दक्कन वाले हिस्से को लावा पठार के नाम से भी जानते हैं। उसी लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ जो कि आपको दक्कन के पठार पर देखने को मिलती है, जो कि कपास की कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी जानी जाती है। देखिए क्रीटेशियस काल आज से 7 करोड़ साल से पहले का जो टाइम था
उसको हम क्रिटेशियस काल कहते हैं। और उस समय ये प्रायद्वीपीय पठार का खंड दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था। उस समय बीच में इसमें कुछ दरारें उत्पन्न हुई और उनके माध्यम से दक्कन वाले हिस्से में लावा का जमाव हो गया। तो यहां पर प्रश्न दक्कन पर आपको काफी बार पूछे जाते हैं। लिखिए, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार लिखिए, यह है महाराष्ट्र, गुजरात। यह है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ सबसे बड़ा उपभाग है। सबसे बड़ा उपभाग है। अगला बिंदु लिखिए, दक्कन के पठार पर क्रिटेशियस काल में, दक्कन के पठार पर क्रिटेशियस काल 7 करोड़ वर्ष से भी पहले का समय है। दक्कन के पठार पर क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से बड़े पैमाने पर लावा का जमाव हुआ। बड़े पैमाने पर लावा का जमाव हुआ। जिससे इस पठार की ऊबड़ खाबड़ असमानताएं भर गई। आगे लिखिए, इसे लावा पठार भी कहा जाता है। इसे लावा पठार भी कहा जाता है। आगे लिखिए, इस लावा से बारीक कणों वाली काली या रेगुड़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली या रेगुड़ मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कपास की कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। जो कपास की कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो ये तो बात हुई दक्कन की। यहां से कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे बड़ा उपभाग है। क्रिटेशियस काल में इसके ऊपर लावा का उद्गार हुआ था और वो लावा जब जम गया तो उस लावा से ही आगे चलकर बारीक कणों वाली चिक्का जैसी जो काली मिट्टी बनी है, जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। उसके आगे चलेंगे तो जो अगला खंड है उसको हम कहते हैं मैसूर का पठार। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और मैसूर के पठार पर यदि देखा जाए तो इसका जो पश्चिमी भाग है
वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, ऊंचा है, जहां पर कुछ पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है, जबकि इसका पूर्वी भाग आपको समतल देखने को मिलता है। तो इस मैसूर के पठार को यदि देखा जाए तो मैसूर के पठार का जो पश्चिमी भाग है, जो पहाड़ियों से युक्त है, उसको तो कहा जाता है मलनाड, और जो पूर्वी भाग है जो लगभग समतल है उसको कहा जाता है मैदान। तो मैसूर के पठार के पश्चिमी भाग को मलनाड और पूर्वी भाग को मैदान के नाम से जाना जाता है। लिखिए अगला पठार, मैसूर का पठार। मैसूर का पठार लिखिए इसके सामने, यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके पश्चिमी पहाड़ियों से युक्त भाग को, पश्चिमी पहाड़ियों से युक्त भाग को मलनाड, मलनाड एवं पूर्वी समतल भाग को, एवं पूर्वी समतल भाग को मैदान कहा जाता है। पूर्वी समतल भाग को मैदान कहा जाता है। अब देखिए इस मैसूर के पठार से आगे चलेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश के इस हिस्से को हम जानते हैं किस पठार के नाम से, रायलसीमा का पठार। लिखिए नेक्स्ट, रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार, और सामने लिख लीजिए आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। रायलसीमा के बाद में नेक्स्ट लिखिए तेलंगाना का पठार। अगला नाम लिखिए तेलंगाना का पठार, और सामने राज्य लिख लीजिए तेलंगाना। कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। इसके आगे चलेंगे तो यहां पर ये जो हिस्सा है इसको हम जानते हैं किस नाम से, दंडकारण्य के नाम से, जो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है। लिखिए नेक्स्ट, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, और इसके सामने लिख लीजिए ओडिशा व छत्तीसगढ़ में, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य के बाद में हम आगे चलें तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है इसको हम जानते हैं किस नाम से, छोटा नागपुर पठार के नाम से। लिखिए नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, और इसके सामने लिख लीजिए झारखंड व पश्चिम बंगाल में, झारखंड व पश्चिम बंगाल में। और देखिए छोटा नागपुर पठार से संबंधित आपको यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस पठार पर नेतरहाट के आसपास आपको टेबल नुमा आकृतियां देखने को मिलती है। यहां पर ये जो पठारी खंड है वो एक उत्थित पेनिप्लेन का भी एग्जाम्पल है, जिसमें खड़े किनारों वाली समतल टेबल नुमा भूमि आपको देखने को मिलती है। इस प्रदेश को पाट प्रदेश या पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पाट भूमि का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार में है, नेतरहाट के निकट। लिखिए छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में नेतरहाट के आसपास का क्षेत्र
पाटभूमि के नाम से जाना जाता है। पाटभूमि के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार से आगे चलेंगे तो यहां पर आपको मिलता है कौन सा? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार इस प्रायद्वीपीय पठार से थोड़ा आपको अलग एक टुकड़े के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन है प्रायद्वीपीय खंड का ही हिस्सा। यहां पर इस मेघालय के पठार को शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर दिया गया है, और अलग करने वाला यहां पर एक भ्रंश है जिसका नाम है क्या? मालदा भ्रंश। अधिकतर बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेघालय के पठार को शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग कौन करता है? तो मालदा भ्रंश अलग करता है। और इसके बाद में यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मैदान का निर्माण किया है। यहाँ पर मेघालय के पठार पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। इधर छोटा नागपुर पठार पर राजमहल पहाड़ियां हैं। तो राजमहल और गारो पहाड़ियों के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसको हम राजमहल गारो गैप के नाम से भी जानते हैं। राजमहल गारो गैप छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार के बीच का क्षेत्र है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने आगे चलकर अपनी बाढ़ से मैदान का निर्माण कर दिया है। इस मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करने का काम किया किसने? मालदा भ्रंश ने। तो लिखिए नेक्स्ट, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, या आपको यहां पर शिलोंग का पठार भी नाम देखने को मिल सकता है। शिलोंग का पठार। लिखिए यह है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है तथा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिसे मालदा भ्रंश द्वारा, मालदा भ्रंश यहां पश्चिम बंगाल में है, जिसे मालदा भ्रंश द्वारा शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया गया है। शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया गया है। और अलग होने से यहां पर राजमहल और गारो पहाड़ियों के बीच का ये जो गैप है, इसमें आगे चलकर फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मैदान का निर्माण किया है। लिखिए मेघालय के पठार एवं छोटा नागपुर पठार के बीच, मेघालय के पठार एवं छोटा नागपुर पठार के बीच राजमहल गारो गैप में, राजमहल गारो गैप में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों ने मैदान का निर्माण किया है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों ने मैदान का निर्माण किया है। और मेघालय के पठार का हम आगे उत्तरी पूर्वी भाग देखें तो यहां पर ये असम राज्य तक स्थित है, और असम राज्य में इस पठार के अंतर्गत जो जिला आता है उसका नाम है कार्बी एंगलोंग। तो मेघालय के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है वो आगे असम राज्य में स्थित है। कौन से जिले में? कार्बी एंगलोंग जिले में। तो कार्बी एंगलोंग का पठार भी इस मेघालय के पठार का पूर्वी भाग है। लिखिए मेघालय के पठार के
पूर्व में, मेघालय के पठार के पूर्व में, असम राज्य में, असम राज्य में कार्बी एंगलोंग पठार स्थित है। असम राज्य में कार्बी एंगलोंग पठार स्थित है। कार्बी एंगलोंग पठार स्थित है। तो देखिए, ये सारी स्थिति और ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के उपभागों के संबंध में। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार पर कई पर्वत श्रेणियां हैं और उनमें कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उनके प्रश्न भी आपको यहाँ पर किए जा सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में से बहुत ज्यादा बार आपको ऊंची चोटियों का प्रश्न ही पूछा जाता है, महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनका प्रश्न ही पूछा जाता है। एक बार के लिए हम यहाँ पर सभी पर्वत श्रेणियों की बात करें तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के सबसे इस उत्तरी पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है क्या? अरावली। अरावली से आगे दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर फैली हुई है विंध्याचल श्रेणी, जिसके पूर्वी भाग में कैमूर की पहाड़ियां और आगे झारखंड राज्य तक चलेंगे तो वहां पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। विंध्याचल के दक्षिण में यहाँ पर है सतपुड़ा पहाड़ियां। सतपुड़ा पहाड़ियों का जो भाग यहाँ पर गुजरात राज्य में है उसे हम राजपीपला पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। आगे मध्य प्रदेश में महादेव और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा तक यहाँ पर इनको मैकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में यहाँ पर ये जो पहाड़ियां हैं उनको अजंता पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अजंता के नीचे चलेंगे तो यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर एक लंबी पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से हम इसको जान सकते हैं। इस सह्याद्री का जो दक्षिणी भाग है वो अन्नामलाई और सबसे दक्षिणी भाग है वो कार्डामम या इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक पश्चिमी घाट की तरह इधर पूर्व की तरफ भी जो पहाड़ियां उनको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। पूर्वी घाट में हम देखें तो तमिलनाडु से लेकर चलते हुए पालनी पहाड़ियां आती हैं, फिर शेवरो पहाड़ियां आती हैं, उसके बाद में जावादी पहाड़ियां आती हैं। आगे चलें तो आंध्र प्रदेश राज्य में वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई की पहाड़ियां आती हैं और ओडिशा राज्य में गढ़जात की पहाड़ियां आती हैं। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां आती है और उसके बाद में असम की ओर चलेंगे तो वहां पर मिकिर पहाड़ियां आती हैं। तो ये कुछ मुख्य पर्वत श्रेणियां आपको इससे प्रायद्वीपीय पठार वाले खंड में देखने को मिलती हैं और इनमें ही कुछ आपको बहुत ऊंची चोटियां भी मिलेंगी जिनका प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो लिखिए अगला बिंदु, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। प्रायद्वीपीय पठार की इन प्रमुख पर्वत श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी की हम बात करते हैं जो कि है कौन सी? अरावली। इस प्रायद्वीपीय पठार के सबसे उत्तरी पश्चिमी किनारे पर यह फैली हुई है। अधिकतर हिस्सा इसका राजस्थान में है जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। लिखिए सबसे पहली पर्वत श्रेणी अरावली। अरावली लिखिए अरावली के सामने, यह है प्रायद्वीपीय पठार के, यह है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर, उत्तरी पश्चिमी किनारे पर गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, जिसका अधिकांश भाग, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। अरावली से हम नीचे चलेंगे तो यहां पर जो पर्वत श्रेणी है दूसरी, इसका नाम है कौन सी? विंध्याचल। तो अरावली के दक्षिण में यहां पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है कौन सी? विंध्याचल। लिखिए नेक्स्ट, विंध्याचल। और विंध्याचल के सामने लिखिए यह है
पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, गुजरात से लेकर बिहार झारखंड की सीमा तक, बिहार झारखंड की सीमा तक फैली हुई है। बिहार झारखंड की सीमा तक फैली हुई है। इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में कैमूर, कैमूर व राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। कैमूर व राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। अब यदि विंध्याचल के हम दक्षिण में चलेंगे तो यहां पर ये जो अगली श्रेणी है इसका नाम है कौन सी? सतपुड़ा। पहली बात हमने अरावली की, दूसरी बात उसके बाद में की विंध्याचल की, और विंध्याचल के बाद में नेक्स्ट अगली बात हम कर रहे हैं किसकी? सतपुड़ा की। तो देखिए सतपुड़ा जो श्रेणी है, ये सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत है जिसके दोनों तरफ दो भ्रंश घाटियां हैं। यहां पर इस तरफ उत्तरी भाग में जो भ्रंश घाटी है उसमें नर्मदा नदी बहती है, और दक्षिणी भाग की भ्रंश घाटी में यहां पर ताप्ती नदी बहती है। तो ये एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जिसके दोनों किनारे नीचे धंसकर भ्रंश घाटियों के रूप में देखने को मिलते हैं। सतपुड़ा में भी हम देखें तो सतपुड़ा का जो सबसे पूर्वी भाग है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है उसको हम जानते हैं किस नाम से? राजपीपला पहाड़ियों के नाम से। मध्यवर्ती भाग को हम जानते हैं किस नाम से? महादेव पहाड़ियों के नाम से। और जो इसका पूर्वी भाग है उसको हम जानते हैं कौन सी पहाड़ियों के नाम से? मेकाल पहाड़ियों के नाम से। तो राजपीपला, महादेव, मेकाल, इनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इस सतपुड़ा श्रेणी में देखा जाए तो ये जो महादेव पहाड़ियां हैं इनमें इस मध्य भारत की आपको सबसे ऊंची चोटी मिलती है। उस ऊंची चोटी का नाम है कौन सी? धूपगढ़ चोटी। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ये धूपगढ़ चोटी यहाँ पर मध्य भारत में आपको ऊंची चोटियों में देखने को मिलती है। तो कुछ एक बातें सतपुड़ा के बारे में ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। लिखिए नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा के सामने लिखिए यह है विंध्याचल के दक्षिण में, विंध्याचल के दक्षिण में गुजरात से छत्तीसगढ़ तक, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक पश्चिम पूर्व दिशा में, पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। इसका सबसे पश्चिमी भाग जो कि गुजरात में, उसको हम कौन सी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं? राजपीपला पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। लिखिए सतपुड़ा श्रेणी के सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिमी भाग को, पश्चिमी भाग को गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में राजपीपला पहाड़ियों के नाम से, राजपीपला पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तथा मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग में
महादेव पहाड़ियों के नाम से, महादेव पहाड़ियों के नाम से, जबकि पूर्वी भाग में मेकाल पहाड़ियों के नाम से, मेकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो सतपुड़ा में पहले यहां पर राजपीपला, फिर महादेव और उसके बाद में मेकाल पहाड़ियां हैं। पूरे सतपुड़ा में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। लिखिए, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ है, ब्रैकेट में ऊंचाई लिख लीजिए 1350 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। जो मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और आगे ये पूछा जाए कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है, तो एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत के आपको दोनों तरफ भ्रंश घाटियां देखने को मिलती हैं। दोनों तरफ की इसकी भ्रंश घाटियों को देखा जाए तो उत्तरी भ्रंश घाटी में जो नदी बहती है वो है कौन सी, नर्मदा। और दक्षिणी भ्रंश घाटी में बहती है कौन सी नदी, ताप्ती नदी। लिखिए अगला बिंदु, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत है जिसके दोनों तरफ, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसके दोनों तरफ भ्रंश घाटियां स्थित है। जिसके दोनों तरफ भ्रंश घाटियां स्थित है। उत्तरी भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी एवं दक्षिणी भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। दक्षिणी भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके उत्तरी भ्रंश घाटी में यहां पर नर्मदा और दक्षिणी भ्रंश घाटी में यहां पर बहती है कौन सी, ताप्ती नदी बहती है। ये सतपुड़ा के दोनों ओर बहने वाली नदियां हमने देखी। सतपुड़ा के दक्षिण में देखें तो यहां पर ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है अजंता, जो यहां पर आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है। सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में यह समानांतर रूप से फैली हुई है कौन सी श्रेणी, अजंता श्रेणी। लिखिए, अजंता श्रेणी अजंता श्रेणी के सामने लिखिए, यह है सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में समानांतर रूप से स्थित है। सतपुड़ा के दक्षिण में समानांतर रूप से स्थित है। अजंता से आगे चलेंगे तो देखिए यहां पर प्रायद्वीपीय पठार का ये जो पश्चिमी किनारा है, इस पश्चिमी किनारे पर यहां पर ये जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, लंबी पर्वत श्रेणी, इसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो वास्तव में एक पर्वत नहीं होकर प्रायद्वीपीय पठार का खड़ा किनारा है, जिसका हम देखें जो पश्चिमी भाग है
वो तो अत्यधिक खड़ा है, लेकिन पूर्वी भाग है वो इसका सामान्य ढाल वाला है। तो देखिए एक इस तरीके का पर्वत है जिसका एक किनारा खड़ा है और दूसरा किनारा हल्के ढाल वाला है। इस तरीके से देखा जाए तो ये एक वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार एक किनारे से ऊंचा हो गया। उस किनारे को हम जानते हैं किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से। ऐसे खड़े किनारे को कहा जाता है कगार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो कगार है, पश्चिमी कगार, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। लिखिए अगली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पश्चिमी घाट या सह्याद्री। लिखिए इसके सामने, यह है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी खड़ा कगार है। जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी खड़ा कगार है। और देखिए इस पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वहां पर है अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई के भी दक्षिण में चलें तो सबसे दक्षिण में आपको मिलती हैं वो है इलायची की पहाड़ियां। इलायची कह दें या कह दें कार्डामम। लिखिए पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। और देखिए इन अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड्डी। 2695 मीटर ऊंची है अनाईमुड्डी, केरल राज्य में स्थित है। और ये केवल अन्नामलाई की पहाड़ियों की ही सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार ऐसा परीक्षाओं में प्रश्न होता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड्डी है, यहां पर स्थित है। और ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। लिखिए इन पहाड़ियों में अनाईमुड्डी, ब्रैकेट में ऊंचाई लिख लीजिए 2695 मीटर। इन पहाड़ियों में अनाईमुड्डी चोटी स्थित है। अनाईमुड्डी चोटी स्थित है जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए अन्नामलाई के दक्षिण में आपको जो पहाड़ियां मिलती हैं केरल राज्य में, उनका नाम है क्या? इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां। लिखिए अगला बिंदु, अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में, अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में केरल राज्य में इलायची ब्रैकेट में लिख लेना कार्डामम। अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में केरल राज्य में
इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। और देखिए पश्चिमी घाट से इस तरफ हम चलें तो ये जो श्रेणी है इसका नाम है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह एक लगातार पर्वत श्रेणी न होकर टुकड़ों में टूटी हुई या अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में आपको देखने को मिलती है, जिनका विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी घाट के बाद में नेक्स्ट अगली बात हम करें तो अगली जो श्रेणी है वो है कौन सी? पूर्वी घाट। लिखिए अगली पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के सामने लिखिए ये है प्रायद्वीपीय पठार के, ये है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे पर, पूर्वी किनारे पर खंडित श्रेणी के रूप में, खंडित श्रेणी के रूप में फैली हुई है, खंडित श्रेणी के रूप में फैली हुई है, टूटी हुई है जगह जगह पर। इसको यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार पर जो नदियां बहती हैं उन्होंने इसको पूरी तरीके से काट दिया है, तो यहाँ पर ये कुछ खंडित पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? यदि हम तमिलनाडु से लेकर ऊपर की ओर चलते जाएं तो तमिलनाडु में आपको मिलती हैं, उनमें पालनी है, उसके उत्तर में है कौन सी? शेवरॉय पहाड़ियां, और उससे आगे चलेंगे तो कौन सी पहाड़ियां आपको मिलती हैं? जावादी। ये तो मिलती हैं कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। लिखिए यहां तमिलनाडु राज्य में पूर्वी घाट श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। यहां तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में पालनी, शेवरॉय, तमिलनाडु राज्य में यहां से हम चलेंगे तो पहले पालनी, शेवरॉय व जावादी पहाड़ियां, पालनी, शेवरॉय व जावादी पहाड़ियां स्थित है। पालनी, शेवरॉय व जावादी पहाड़ियां स्थित है। तथा इससे आगे यदि आंध्र प्रदेश में चलेंगे तो यहां पर वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई की पहाड़ियां आपको मिलती है। लिखिए तथा आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा तथा नल्लामलाई की पहाड़ियां स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में वेलिकोंडा, पालकोंडा व नल्लामलाई की पहाड़ियां स्थित है, स्थित है। जबकि ओडिशा राज्य में हम देखें तो यहां पर है कौन सी? गडजात पहाड़ियां। जबकि ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य में गडजात पहाड़ियां स्थित हैं। ओडिशा राज्य में गडजात पहाड़ियां स्थित हैं। तो ये बात हुई पूर्वी घाट श्रेणी की। और पूर्वी घाट श्रेणी में यदि हम ऊंची चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी यहां पर आती है अरमाकोंडा 1680 मीटर। दूसरी महत्वपूर्ण चोटी आपको महेंद्रगिरी देखने को मिलती है। अरमाकोंडा ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, महेंद्रगिरी है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। लिखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी
अरमाकोंडा, ब्रैकेट में लिख लेना 1680 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है, जबकि अरमाकोंडा ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश राज्य लिख लेना, अरमाकोंडा है। जबकि दूसरी महत्वपूर्ण चोटी महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी के ब्रैकेट में लिख लेना 1501 मीटर। दूसरी महत्वपूर्ण चोटी महेंद्रगिरी है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी है जो ओडिशा राज्य में स्थित है। यहां पर देखिए पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को हम कहते हैं कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर स्थित है, जहां पर सीमाएं आपको मिलती हैं तमिलनाडु की, कर्नाटक की और केरल राज्यों की सीमाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम डोडा बेटा है, 2637 मीटर उसकी ऊंचाई है। और ये अनाईमुड्डी के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय पठार की डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो केवल नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तब तो डोडा बेटा, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी? अनाईमुड्डी, और पूरे प्रायद्वीपीय पठार पर सबसे ऊंची पूछी जाए तो अनाईमुड्डी, और दूसरा नंबर आता है किसका? डोडा बेटा का। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में आपको यहां पर दर्रा मिलता है, उस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा, और उस पालघाट दर्रे के दक्षिण में है कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को एक दूसरे से पृथक कौन कर रहा है, कौन इनके बीच में है? तो ये पालघाट दर्रा उनके बीच में। लिखिए अगली पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, और इनके सामने लिखिए जहां पश्चिमी व पूर्वी घाट, जहां पश्चिमी व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, पश्चिमी व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, वहां नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। अगला बिंदु लिखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ब्रैकेट में लिख लेना 2637 मीटर, 2637 मीटर, और सामने राज्य लिख लेना तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में आपको दर्रा मिलता है, कौन सा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे के दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ियां। लिखिए नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा है जो नीलगिरी व अन्नामलाई की, जो नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के
बीच स्थित है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों की बात हुई। और इसके अलावा, इस पालघाट दर्रे के अलावा यहां पर उत्तर में देखें तो इस पश्चिमी घाट श्रेणी में आपको यहां पर एक दो महत्वपूर्ण दर्रे और भी मिलते हैं, जिनमें यहां पर ये स्थिति हम देखें कि ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। उत्तर में महाराष्ट्र राज्य में यहां पर थाल घाट दर्रा है। उसके आगे चलेंगे तो यहां पर भौर घाट दर्रा है। यहां मुंबई स्थित है। थाल घाट दर्रा इधर मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भौर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो इन दो दर्रों के बारे में भी प्रश्न हो सकते हैं। लिखिए, पश्चिमी घाट श्रेणी के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट श्रेणी के प्रमुख दर्रे पहला नाम लिखिए थाल घाट। थाल घाट, और थाल घाट के सामने लिख लेना मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और दूसरा लिखिए भौर घाट। भौर घाट, भौर घाट के सामने लिखिए मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और यदि हम दक्षिण में चलें तो यहां पर अभी अपनी बात हो रही थी कौन से दर्रे की? पालघाट दर्रे की। इधर हम देखें तो यहां पर केरल में स्थित है कोच्चि, और आगे चलें तो यहां पर तमिलनाडु में स्थित है कोयम्बटूर। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। तीसरा लिखिए पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, और इसके सामने लिखिए कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो देखिए, मुख्य प्रायद्वीपीय पठार पर ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां और चोटियां आपको देखने को मिली। लेकिन इसका एक भाग जो उत्तर पूर्व में स्थित है यहां पर, जिसको मेघालय का पठार हम कहते हैं, इस मेघालय के पठार पर भी हम जैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो क्रमशः हमें तीन श्रेणियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आती हैं कौन सी? गारो पहाड़ियां। उसके बाद में है खासी पहाड़ियां, और उनके पूर्व में आपको मिलती हैं कौन सी? जयंतियां पहाड़ियां। तो गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां ये आपको मेघालय के पठार पर मिलती हैं, और उनसे पूर्व में असम में आपको मिल जाती हैं कौन सी? मिकिर पहाड़ियां। लिखिए गारो, खासी व जयंतियां पहाड़ियां। गारो, खासी व जयंतियां पहाड़ियां, और इनके सामने लिखिए ये मेघालय के पठार पर, मेघालय के पठार पर क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। और इनके भी आगे चलें पूर्व में तो असम राज्य में आपको कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं? मिकिर पहाड़ियां। लिखिए इनके पूर्व में
असम राज्य में मिकिर पहाड़ियां स्थित है। मिकिर पहाड़ियां स्थित है। तो ये कुछ जानकारी हुई प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित पर्वत श्रेणियों की और चोटियों की। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं वो एक तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितनी इसकी ऊंचाई है, उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, सबसे पुराना भी भौतिक विभाग है। दूसरा प्रश्न इसके उपभागों पर पूछ लिया जाता है जिनमें मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दक्कन, ये कई नाम हमने पढ़े। और तीसरा इसकी जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां और पर्वत चोटियां हैं उनके ऊपर भी प्रश्न किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को हमने प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में पढ़ा है, जहां से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा के लिए। भारत के भौतिक विभागों में अब तक हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इन 3 खंडों की बात कर चुके हैं। और अगली क्लास में हम इसके तटीय मैदानों और द्वीप समूहों की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।